अभी तक भारत में जितने भी प्रकार के वैदिक काल या वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई मान्यताओं के श्रुत दर्शन या लिखित पुस्तकें हैं, उन सभी का दायरा अभी तक अपने अपने मानस पटल पर बैठी हुई गहरी मान्यता को ही पुष्ट करता हुआ एक कहानी मात्र साबित हो रहा है। कारण यह है कि इन सभी मान्यताओं से जुड़ी हुई जितनी भी लिखित पुस्तकें हैं, वे सभी पुस्तकें इस दर्शन व काल्पनिक मान्यताओं के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के उत्खनन युक्त साक्ष्य से सिद्ध नहीं की जा सकती। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूर्व की सभ्यता संस्कृति से मिलते जुलते कुछ स्थानों के नाम समान होना या फिर उनमें कुछ घटनाओं का मिलान होना मात्र एक संयोग हो सकता है। इन सभी काल्पनिक मान्यता युक्त घटनाओं को साक्ष्य के नजदीक ले जाकर एक दूसरे से मिलाने वाले और कोई दूसरे नहीं, बल्कि अपने मानस पटल पर मोटी मोटी काल्पनिक मान्यताओं की चादर ओढ़े हुए एक अनुयायियों का झुंड है। क्योंकि इन सभी काल्पनिक मान्यता युक्त बातों को अभी तक कोई भी भारतीय पुरातत्व विभाग या पूर्वकालिक अंग्रेजी सरकार के पुरातत्व ज्ञाता ने सत्यापित नहीं किया है। यह केवल और केवल उस मान्यता से जुड़े लोगों के मानस पटल पर बैठी मोटी मोटी मान्यता का बाह्य प्रकटीकरण का लेप ही कहा जा सकता है। इस वैदिक मत के अधिकांश लोगों की मान्यता है कि वेद वैदिक और संस्कृत भाषा में बने देवताओं को खुश करने वाले मंत्रों का उद्भव अनंत काल पूर्व से है। परंतु अगर कोई उसे आज अनंत काल पूर्व का भी नहीं मानता है तो निश्चित ही मौर्य काल से पूर्व का जरूर है। वैदिक के सभी शिक्षित और अशिक्षित अनुयायी ऐसी मान्यता की गहरी लेप लगाकर बैठे हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के अनुयायियों ने कभी ये नहीं सोचा कि किसी भी सभ्यता संस्कृति का यौवन जब भी अपनी चरम विकसित अवस्था में होता है तो वह उस विकसित अवस्था से आगे बढ़ते हुए अपनी अल्प विकसित जन्म वाली अवस्था में नहीं पहुंच जाता। कोई भी सभ्यता की भाषा लिपि अपनी विकसित अवस्था को छोड़कर आगे अपनी अल्प विकसित अवस्था में नहीं पहुंचती है। जैसे आज कोई व्यक्ति यह कहे कि सर्वप्रथम प्राचीन काल की किसी सभ्यता में धागे का बनना हुआ था, फिर उसी धागे को देखकर उसके बाद वाली सभ्यता में कपास का बनना हुआ। सुनने में आपको जितनी ये बात हास्यपद लग रही है, उतनी ही वैदिक अनुयायियों के दृष्टिकोण से वैदिक काल में प्राप्त संस्कृत भाषा लिपि का आगे प्राकृत पाली के रूप में प्रकटीकरण होता है, जो अपनी प्रारंभिक विकसित अवस्था को खोते हुए मौर्य काल और गुप्त काल में अल्प विकसित अवस्था में आकर पाली प्राकृत के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि जिस प्रकार से धागे का प्रारंभिक अवस्था कपास के रूप में प्रमाणित होता है, उसी प्रकार संस्कृत जैसी भाषा के लिए प्राकृत पाली कपास के समान है। उसका मुख्य कारण है कि संस्कृत भाषा में उन्नत व्याकरण है, जबकि पाली भाषा में उतनी उन्नत व्याकरण नहीं है। उसी प्रकार से नागरी लिपि को उन्नत बनाने हेतु प्राकृत वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के अंदर संयुक्त स्वर और व्यंजन को जोड़कर उत्कृष्ट किया गया था। अब कोई यह बताए कि आज की बहुप्रचलित नागरी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के साथ साथ संस्कृत भाषा व्याकरण होने के बाद भी बीच के 2000 वर्षों तक यह सभी कुछ लुप्त कैसे हो गई और पुनः ब्राह्मणी संस्कृति के आने के बाद उस वर्णमाला और व्याकरण की आप रूपी उत्पत्ति कैसे हो जाती है। क्या कभी ऐसा होता है? किसी भी वस्तु, भाषा, संस्कृति का सुधार जन्म के बाद से कदम दर कदम होना सुनिश्चित होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई वस्तु, भाषा, लिपि, संस्कृति रचनात्मक रूप से विकसित या उम्रदराज स्थिति में जन्म ले और जैसे जैसे वह अपनी उम्र को आगे बढ़ाती जाए वैसे वैसे वह अपनी परिपक्वता खोती हुई शनह शनह बालावस्था में पहुंचती हुई विकृत होती जाए। विकृत शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है कि आपके अनुसार वैदिक काल और मौर्य काल के बीच में एक लिपि मिलती है जिसे शंख लिपि कहते हैं, लेकिन इसके मूल स्वरूप को आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। आखिर ऐसा क्यों? यह चित्रण सिर्फ काल्पनिक कहानियों के पात्रों या सभ्यताओं में ही संभव है। किसी भी वास्तविक संस्कृति में किसी भी व्यक्ति समूह, लिपि, भाषा, ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में उत्खनन से प्राप्त जितनी भी भाषा लिपि के साक्ष्य मिले हैं, वे सभी अपनी बाल्यावस्था से प्राप्त होकर अपने उम्र के बढ़ते क्रम से यौवन काल में आ खड़े हुए हैं। अब उस साक्ष्य को कोई भी उत्खनन विभाग या फिर संग्रहालय में जाकर देख सकता है। सर्वप्रथम आज से 4000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता में चित्रलिपि जन्म वाली अवस्था में मिली थी। उसके बाद उसका बाल्यकाल सांख्य लिपि से गुजरता हुआ
अपने यौवन के अधिकतम 2000 वर्षों तक प्राकृत और पाली लिपि के रूप में प्रतिस्थापित रहते हुए ढलती उम्र में यानी कि राजपूत मुगल के संक्रमण काल में नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के रूप में परिवर्तित होते हुए मध्यकाल के समय फारसी के सम्मिश्रण में आकर उर्दू और हिंदी में परिवर्तित हो जाती है। उस मध्यकाल के बाद यह हिंदी भी अंग्रेजी से संसर्ग करते हुए हिंग्लिश का रूप लेती जा रही है। लेकिन काल्पनिक मान्यताओं का गहरा लेप लगाए हुए असंख्य व्यक्तियों के दिलो दिमाग पर आज भी बैठा है कि वेद और वैदिक ऋचाओं वाली संस्कृत भाषा लिपि आज से 3-4 हजार वर्ष पूर्व की है। इस प्रकार की मान्यता और दर्शन का लेप लगाए हुए व्यक्ति और समूह पर आज बहुत दया आती है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई संस्कृत लिपि, पांडुलिपि या आज के वैदिक अनुयायियों के घरों में होने वाले कर्मकांड का कोई साक्ष्य ईसवी सन से पूर्व की सभ्यता संस्कृति में उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। फिर इस वैदिक कर्मकांड को ईसा पूर्व काल का सत्यापित करने पर इनके अनुयायी क्यों तुले हुए हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार से संस्कृत और पाली के अंदर जिस वर्णमाला और व्याकरण का होना और नहीं होना मुख्य विषय है, ठीक उसी प्रकार अनुपस्थित वर्णमाला और व्याकरण से बनने वाले शब्दों का होना और नहीं होना उतना ही मुख्य विषय बन जाता है। उत्खनन से प्राकृत लिपि में लिखे हुए आज तक जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उन सभी अभिलेखों में उपयोग हुए शब्द और वाक्यों में वर्णमाला को देखा जा सकता है। उनमें कई स्वर और व्यंजन सहित उनसे बनने वाले शब्द भी विलुप्त हैं। लेकिन संस्कृत में लिखी हुई आज जितनी भी पांडुलिपि मिली हैं, जो कि उत्खनन से नहीं बल्कि सामान्य रूप से मिली हैं, उनमें इन वर्णों की काफ़ी प्रचुरता है। अब कोई ये बताए कि संस्कृत की उत्पत्ति अगर पूर्व की है तो प्राकृत और पाली शब्दावली में संस्कृत भाषा की वर्णावली में प्रयुक्त होने वाले लाभकारी स्वर व्यंजन सहित भाषा व्याकरण क्यों नहीं मिलती है? क्या उस समय के लोग इस स्वर व्यंजन सहित भाषा व्याकरण का उपयोग करना नहीं जानते थे? कारण स्पष्ट है, जो भाषा लिपि सहित उसकी स्वर और व्यंजन के साथ साथ व्याकरण ही बाद में बना हो, भला वह सभी विषय पूर्व काल में कैसे मिल सकते हैं? जैसे आज की सभ्यता में निर्मित मोबाइल, टीवी, कार जैसे उपकरण हैं और कोई इसे मुगल काल या मौर्य काल की सभ्यता से जोड़कर देखे तो यह उसकी काल्पनिक मान्यता की अंधभक्ति ही कही जा सकती है। उसी प्रकार ब्राह्मणी राजपूत काल में बनने वाली भाषा लिपि को कोई कितना भी पूर्व की सभ्यता संस्कृति से तारतम्य मिलाते हुए जोड़े, लेकिन उसका तकनीकी विषय के साथ साथ वास्तविक लिखित अभिलेखों का साक्ष्य भी उसे देखना चाहिए। उस भाषा लिपि से बनने वाले जितनी भी पुस्तक, ग्रंथ या मंत्रों वाले छंद हैं, वे राजपूत मुगल काल से मिलते आ रहे हैं। उसके जैसा लिखित शब्दों का साक्ष्य राजपूत ब्राह्मणी काल से पूर्व कभी भी नहीं मिलता है। आज कोई कितना भी अपने मानस पटल पर अपने घर आंगन में प्रचलित ब्राह्मणी कर्मकांड युक्त दार्शनिक मान्यता का मोटा लेप क्यों न लगा ले, परंतु यह सारा कुछ उसकी अपनी सोच और समझ का संकुचित दर्शन दायरा मात्र ही कहा जा सकता है। मान्यता के लेपधारियों में वैदिक काल की वेद के बारे में अभी तक मान्यता है कि पूर्व काल में विकसित वेद ज्ञान श्रुत पद्धति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते हुए आगे बढ़ने वाली ज्ञानप्रद वैज्ञानिक जानकारी थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आज के इस वैज्ञानिक युग में वैदिक अनुयायी या कर्मकांडियों द्वारा प्रचारित श्रुत वाली वेद कथा पर आप जैसे जागरूक पाठक ने ध्यान दिया है? यहाँ पर ध्यान देने का अर्थ है कि किसी ने इस पर अपने अंदर की प्रज्ञा वाली अनुभूति से जांचा परखा है। आइए हम सभी लोग अपनी प्रज्ञा वाली अनुभूति से अपनी छठी इंद्रियों को खोलें। मान्यता अनुसार वेद श्रुत और ज्ञानवर्धक जानकारी थी, तो फिर पूर्व के भारत में चलने वाले अनेक विश्वविद्यालयों के आचार्य और विद्यार्थी इस ज्ञान से अछूत क्यों थे? वेद के अंदर भारत के ऋषि मुनियों के अनमोल ज्ञान की खोज थी, तो पूर्वकालीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय या अनेक विद्या अनुसंधान केंद्र होते हुए भी इस पर कोई भाष्य या फिर इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? वे लोग भारत में प्राप्त ज्ञान नहीं बल्कि अन्य देशों के ज्ञान को भी अपने भाष्य में भाषित करते थे। फिर अपने देश वाला ज्ञान उस समय कैसे बच गया? आज की छोटी सी ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।